So students, today we shall be discussing on the various factors in this paper of understanding of discipline. In the paper and the unit is 3. So myself, Dr. Roli Rai, I welcome you to my class today to study in this paper. The first of all, the thing that is based on different aspects is relating to how we shall diversify, how we shall classify these various aspects. जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, that is relating to various aspects based in this paper. Okay students, so welcome back to my class. Here we shall be studying various points related to the classification, diversification and synchronization of school subjects. इन विषयों का चयन कैसे किया गया, किस प्रकार से, किन क्राइटेरिया पे बेस किया जाता है, कौन से ये सब्जेक्ट्स हैं जो इतनी महत्ता रखते हैं. So we will discuss these aspects, and continuing on this process we come to the point of relating to the knowledge based on you can say how these knowledges can be related and explained. हम पाते हैं कि कई चीजों में हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारी जो कैपेबिलिटी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड द स्कूल सब्जेक्ट्स, ये हमें कहीं ना कहीं इसको रिलेट करने में सहायक होती है. वी ऑल नो कि ये जो डिसिप्लिन हम बात कर रहे हैं, ये अनुशासन की बात ना करके ये हम विषय की बात कर रहे हैं. और जो स्कूल के विषय हैं, जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, उनका चुनाव, उनका चयन किस स्थिति में, how it is managed and why it is taken, keeping in mind what activities. So the first criteria being the interest, the need, the ability of the child, the capability of the child, why the child wishes to take something. So at primary level, secondary level and at higher level, always these factors are kept in mind. हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशनल चीजों को हम इस तरह से रखते हैं कि उनमें बच्चों का हित निहित हो. The points that are to be kept in mind are related to various angles based on the interest, the ability and the capability of the child. बच्चा हर बार ये प्रयास करता है, ये प्रयत्न करता है कि वो किस तरह से अपने विषयों को जिसमें उसको इंटरेस्ट है, whether it is related to science, commerce, humanities or any other subject, they are almost all linked to the society in general. हमारे जो विषय होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनका बेसिक पर्पस होता है बच्चों को उन विषयों से आम जिंदगी में जोड़ना. और जब हम उसे लिंक करते हैं, चाहे वो हम इंटरवाइन करें, चाहे हम उनको रिलेट करें, ये सारे विषय हमें एक प्रकार से जोड़ने में सहायक होते हैं. Now the point is why these subjects refer to different aspects in educational levels. ये educational levels ये होते हैं कि जिसमें अलग अलग levels, अलग अलग स्तर निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है. खास तौर से कई बार बच्चे जब इन विषयों को चयन करते हैं, वो इनको इन चीजों में वो वापस हट जाते हैं, वहां स्टैग्नेशन हो जाता है, वहां पे वेस्टेज होती है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज. ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास 10th तक के लेवल में बच्चे जब हाई स्कूल करते हैं, क्लास 10th करते हैं, दे नेचुरली बिगिन टू लर्न ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड दे ग्रास्प दिस नॉलेज विद द पर्पस ऑफ रिटेनिंग इट. और ये नॉलेज उनके आम जीवन में हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी सहायक होती है. क्योंकि आपका ज्ञान कॉमर्स से हो, आपका ज्ञान किसी अन्य विषय से हो, इट इज रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. हम आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू कैन से रिलेटिंग टू द वर्ड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन शब्द को समझाना इतना भी कठिन नहीं है. आप सभी जानते हैं, आप सभी वाकिफ हैं इस शब्द से. द टर्म डिसिप्लिन इज डिफाइंड बाय द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज. ज्ञान पाना, किस प्रकार से ज्ञान देने वाला कौन है और ज्ञान पाने वाला कौन है. एक देने वाला है जो ज्ञाता है,
ये ज्ञाता बदलता रहता है। हम अगर सोचते हैं कि ज्ञान देने वाला केवल टीचर है तो ये हमारी गलतफहमी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज the person who is giving this knowledge, who is transmitting this knowledge, need not be the same every time. Some person can be more knowledgeable in a particular field, in a particular area, and the other person can be knowledgeable in another field, whether it is related to cooking, whether it is related to sewing, whether it is related to any other experience in life. They are all related and all interrelated. So this branch of knowledge that we talk about, or learning as we say, it is a technical term for organization of learning and systematic production of new knowledge. और ये जो नया ज्ञान है, नई नॉलेज है, इस लैटिन टर्म डिसिप्लिन से ली गई है, और डिसिप्लिन मीन्स टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन का जो माध्यम है, जो मीडियम है, दैट इज simply incorporating in oneself different forms of knowledge, ज्ञान और ज्ञान का स्रोत। तो the old English version dictionary referred to a branch of knowledge or field of study, और ये field of study जो है, ये इसको बताया गया है कि ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये discipline के तहत लिया गया, learning of knowledge के तहत। So we come to the point that this definition as given by Moti Nisani in 1997, a discipline can be conveniently defined as the study of any comparatively self-contained isolated domain of human experience which possesses in its own community of experts. तो इसको ये एक्सप्लेन करने के तहत ये समझाया है कि किस प्रकार से ज्ञान जो है, डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, विषय है, और विषय जो है कि हम यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात क्लास में नहीं कर रहे हैं. We are talking systematically about the subject that is concerned. The objective is regarding the subject matter, the content matter, the criteria जो विषय हम कहते हैं. तो हमारा आप समझ रहे होंगे कि जो medium of instruction naturally is in English as well as in Hindi, and that you must be able to follow it by now. हम इसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, क्या इसका अर्थ है, किस प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन रखते हैं, किस प्रकार से इसको अन्य भागों में विभाजित करते हैं, क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ इज इट फॉर्मेटेड, इट इज रिलेटिंग टू दिस फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन. तो इसके विषय में हम ये कहते हैं कि क्या डिसिप्लिन है. Some of you must have heard of people saying कि हम आर्ट डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, हम साइंस डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, हम ह्यूमैनिटीज को बिलोंग करते हैं. See, no discipline is by any way or any means less than the other. So we have to realize that equal importance must be given to each disciplines, and each hold an importance in the life of others. So students, we need to understand the difference. Then we come to the nature of discipline, या प्रकृति कैसी है, अनुशासन की प्रकृति को कैसे माना जाता है. So the nature of you can say discipline is such that the discipline implies an order. और जो ये order की बात करी जा रही है, ये किस प्रकार का order होता है? That is relating to different aspects such as leading different, you can say, हम अनुशासन को कैसे इम्प्लाई करेंगे, कैसे उसको अमल करेंगे, कैसे उसको अनुशासन को हम कैसे लर्निंग से रिलेट करेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबली बी रिलेटेड टू लर्निंग एज दे से. So this cannot possibly be taken into account. But what really matters is the fact कि ये डिसिप्लिन जो है वो अनुशासन से जोड़ती है, अनुशासन जो है वो लर्निंग से जोड़ता है, वो किसी प्रकार से सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है. So ये जो अनुशासन है, ये किस प्रकार से शिक्षा को
किस प्रकार से किसी भी प्रकार की लर्निंग को एक प्रकार के सीक्वेंस में अरेंज करना, लर्निंग के ऑर्डर में लाना, हाउ टू ब्रिंग इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद अ पर्पसफुल लर्निंग, हाउ इट कैन बी ब्रॉट इनटू पर्पस. सो ये जो दिस डिसिप्लिन ये जो है ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारे एफर्ट, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज टीचिंग के फॉर्म में इम्पैक्ट ला सके. एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि टीचिंग को ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सके, ज्यादा सिंक्रोनाइज कर सके, सिस्टमेटाइज कर सके, उसको सिस्टम में ला सके और एक विधिवत रूप से प्रक्रिया हो सके. So it is related to teaching learning process and it also is related to knowledge organization process. जो एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उनको आपस में जोड़ती है, उनके बीच में एक संबंध को स्थापित करती है. So it is related to knowledge organization process and it is related to the process of knowledge. ये हर प्रकार उस प्रकार के ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे जो एक संस्थागत तरीके से एक प्रक्रिया के रूप में आपस में जुड़ा हुआ है. How it can be related in the knowledge in the form of organization process and how it is related to the process of knowledge. ये वो बात करते हैं. Then they talk about the relation to teaching learning process, the relation to knowledge organization process and how it is related to the process of knowledge. ये उस पूर्ण प्रक्रिया की बात हो रही है कि वो उससे कैसे रिलेटेड है. So it involves deduction of more knowledge, it is related to knowledge of process, it is involves deduction of more knowledge. जो अधिक ज्ञान है और जो जिनके पास कम ज्ञान है कैसे उस प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे से लिंक करने का प्रोसेस होता है, किस प्रकार से उसको जोड़ा जाएगा. Then they talk about the knowledge through organization of the existing knowledge with the first set of slides. जो पहले से रिलेटेड है, जो आगे चलकर जुड़ाव लाएगा, दोनों के बीच में जो संदर्भ है, जो संबंध है, उस संदर्भ की बात की जा रही है. सो इसको आप प्रोसेस ऑफ नॉलेज के तहत इसको इंक्लूड करते हैं. जब हम प्रकृति की बात कर ली कि हमारा प्रकृति कैसी होनी चाहिए अनुशासन की, हम बात करते हैं कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. Now we come to the disciplines having a particular object of research. For example, law, society, politics. Though the object of research may be shared with another discipline, लेकिन disciplines have a body of accumulated specialist knowledge referring to their object of research, which is specific to nature and not generally shared with another discipline. जो अनुशासन की हम बात कर रहे हैं वो एक दूसरे एक विषय से, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च से, फॉर एग्जांपल लॉ हो गया, सोसाइटी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, उससे लिंक करते हुए थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च में बी शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन. एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ना, उसके बीच का संबंध. Then disciplines have a body of accumulated specialist knowledge referring to their object of research, which is specific in nature to the temperament. So we talk about the characteristics of academic discipline here means कि वो जो उसकी characteristics हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उनकी qualities हैं, कि क्या है academic discipline की. जब हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है. ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जो विषय आप पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, विज्ञान हो सकता है. डिसिप्लिन हैज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च और थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मे बी शेयर्ड with any other disciplines. So discipline having a body of accumulated specialist knowledge referring to the object of research which is specific to them and not generally shared with any other discipline. जो अनुशासन, जो विषय, हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट किस प्रकार से एक स्पेशलिस्ट के ज्ञान के माध्यम से दूसरे विषय के जो
उनके अनुसंधान की बात की जाती है, रिसर्च की बात करी जाती है, शोध की बात की जाती है, विच इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक, बट इट इज नॉट जनरली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन, दूसरे विषय के साथ में नहीं जोड़ी जाती है। तो जो डिसिप्लिन आप हैविंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स व्हिच कैन ऑर्गेनाइज द accumulated specialist knowledge effectively is what it is realized to mean. So we come to the next point कि जो disciplines using specific terminologies or a specific language. Now specific language से हमारा मतलब है किसी particular विषय की बात कर रहे हैं, language which is adjusted to their research object. जैसे जिस विषय पे रिसर्च करनी है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस भाषा से रिलेटेड है, that is what it means. So these disciplines are developed and they have specific research methods according to their specific research requirement, according which is most crucially, you can say, design. And the discipline must have some institutional manifestation in the form of subjects taught at universities or colleges, respective academic department, and प्रोफेशनल एसोसिएशंस कनेक्टेड टू इट. ये जो जिन विषयों की बात करी है, विच मस्ट हैव इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन से बात करी है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि विषय होते हैं बच्चों के स्कूल कॉलेज के, एंड एट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, तो इनके विषय में बात करी है. देन वी कम टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि वो कैसे आपस में लिंक हो जाते हैं, कैसे उनका क्या रिलेशन होता है. तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, डिसिप्लिन के, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या उनके महत्व है, क्या उनके रिलेशन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, इनको किन अलग अलग डिसिप्लिन्स में बांटा जाता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन की महत्ता है या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड. तो आप ये पाएंगे कि जो हम इसको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से अगर बात करा जाए तो ये एक तरह से गेटवे है या स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड कि ये हमारे रास्ते को, हमारे समझने को, हमारी जो 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 कार्यशैली है उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. So now you will find that the pathway that we are using becomes simple and it allows for the investigation of further knowledge through the process of comparing, contrasting, and application of observed knowledge. How this observed knowledge can be translated, can be composed into different aspects is what we are talking about. ये जो कंपैरिजन है, जो कंट्रास्ट हम करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, ये जो स्किल की बात है, ये भिन्न प्रकार के ज्ञान को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है. और जो अलग अलग श्रेणियों की हम बात कर रहे हैं, वो श्रेणी आती हैं आपके साइंटिफिक है कि नहीं है, या नॉन साइंटिफिक है, या रोजमर्रा की जिंदगी से डील करती है, या फिजिकल एक्टिविटी से डील करती है, या फिर आपके जीवन के दूसरे परिप्रेक्ष्य से संबंधित है. सो इट इज रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. नाउ there is no one criteria, there is no one general classification जिसके तहत आप academic disciplines में आप उनको बांटेंगे, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे areas भी हैं जिनको आप अलग अलग तरह से उसको classify करते हैं. So in both scientific and non-scientific fields, as in daily life, we say that the classification is a common activity and it is employed with the purpose of getting more clarity of the content matter. तो जितना भी content matter है उसकी clarity के लिए, उसकी better understanding के लिए, this is what they go ahead with it. So there is no one general classification or adaptation of academic disciplines, but different researchers have taken different bases for their organizations. However, majority have been classified into various aspects, which will lead you to have some kind of identification in different learnings. Then we come to the different classifications of academic disciplines कि वो क्या है, उनको कितने प्रकार में बांटा गया है.
So the academic disciplines have been classified and by different people at different times with different criteria. हमने जैसे कि आपको बताया कि ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन हर चीज अपने ही तरीके से सही या गलत होती है। तो उसको हम अगर जिन क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, दैट इज द फर्स्ट बीइंग द अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन of academic disciplines. Then there is Aristotle's classification. Then the third one is the Biglen's classification of 1970, and then Biglen-Besher typology. Now एक एक करके हम अलग अलग प्रकार के जो डिसिप्लिन्स को डिवाइड करने के क्राइटेरिया या क्लासिफिकेशन बताए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। तो ये अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? What is it that we mean by approximate classification of disciplines? How can we divide it into academic disciplines? तो अगर हम approximate classification की बात करते हैं, academic discipline की बात करते हैं, disciplines are arranged into further subgroups, you can say. और ये subgroups क्या हैं? What are these subgroups that they talk about? तो ये subgroups वो हो जाते हैं जिसमें कि फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज अलग अलग विषयों में विभाजित करके अलग अलग श्रेणियां या अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग क्लासिफिकेशंस मानी गए हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइन आर्ट्स, दिस इंक्लूड्स such discipline as art, music, theater, visual arts, and performing arts. The task of fine art is to evaluate the human activity from the aesthetic point of view. अब बात ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इनका क्या अर्थ है, इनको किस क्राइटेरिया के अंतर्गत लिया गया है या इसके अंदर क्या क्या आता है। So when we talk about the first thing, that is fine arts, it includes such discipline as art, music, theater, visual arts and performing arts. जो कुछ भी ड्रामा, थिएटर से, म्यूजिक एंड पेंटिंग एंड आर्ट से, डांस से, परफॉर्मिंग आर्ट से मतलब डिफरेंट मे बी ड्रामा, mono acting, anything. So all that is related to fine arts, and the task of fine art is to evaluate the human activity from the aesthetic point of view. ऐसा इनका मानना था। जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, ये फाइन आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, विच आर हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो ये जो है, ये सब ग्रुप जो है, इसका अपने आप में इट हैज इट्स ओन टास्क which is to you can say comprehend a human creature as a unique phenomena. जब हम इसके डिवीजन की बात करते हैं, जब इसके सब डिवीजन की बात करते हैं, तो ह्यूमैनिटीज विच आर हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी एंड रिलीजन, ये सभी आपस में लिंक्ड हैं, सभी का आपस में संबंध बताया गया है। Then the next one is, we come to the next one, that so students, when we talk about this aspect of social sciences, हमने fine arts की बात करी, हमने humanities की बात है, social sciences की बात है, तो ये जो categories जिसमें division की बात करी है, तो social sciences में क्या क्या विषय आते हैं, किससे relate किया गया है? So that is social sciences are anthropology, archaeology, area studies, cultural and ethnic studies, economics, gender and sexuality studies, geography, political science, psychology and sociology. ये जो इतने विषय बताए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एरिया स्टडीज, कल्चरल एंड एथनिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ये सारे विषय सोशल साइंसेस के तहत डिवाइड करके क्लासिफिकेशन में रखे गए हैं। Then we come to sciences, which include chemistry, astronomy, botany, biology, and we also come to physics, etc. The task of this group is to explore the nature. इसको एक्सप्लोर करने का जो काम है, जो टास्क है, वो इस ग्रुप साइंस को दिया गया है।
Now, science deals with everything relating to query, to relating to wanting to know something, having some knowledge, and having experimentation. So these are the branches which are related to science. Then we come to mathematics, which covers such disciplines as computer science, logic, mathematics, and statistics. The aim of this branch of knowledge is to explore and systematize the abstract you can say notions or different aspects which are related. So after science we come to the next point, that is mathematics. अगला भाग जिसमें इसको विभाजित किया गया है वो श्रेणी है मैथमेटिक्स की. मैथमेटिक्स कवर करता है डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस, लॉजिक, mathematics and statistics. The aim of this branch of knowledge is to explore and systematize abstract notions and relations between them. जो कुछ abstract notions की हम बात करते हैं, जो relations between them है, तो वो mathematics से related है या discipline of computer science से, logic से, इन सभी विषयों से related है. So this is, we come to the next slide. ये अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है. व्हाट इज, so when we talk about Aristotle's classification, the division that over here is regarding into 3 classes. और अगर हम इस 3 classes की बात करते हैं तो ये जो मैथमेटिक्स इन्होंने तो डिवाइड किया, दैट वाज रिलेटिंग टू जो अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन बताया गया एकेडमिक डिसिप्लिन का, उसमें इन्होंने 5 में डिवाइड किया. दैट इज रिलेटिंग फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, social sciences, sciences and mathematics. Okay, now जब हम अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो that classification means it's disciplined into 3 classes and each has different aim and each requires special kind of subject matter and special competence. And this, that division that we are talking about, ये जो अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था अनुशासन को 3 भागों में, 3 क्लासेस में, 3 क्राइटेरियाज बताए थे. दिस इज रिलेटिंग टू ईच विच हैज डिफरेंट एम. इनका भिन्न उद्देश्य है, इनके भिन्न रिक्वायरमेंट है या जरूरतें या आवश्यकताएं हैं, इनकी स्पेशल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर है और सोशल कॉम्पिटेंस, स्पेशल कॉम्पिटेंस की बात इन्होंने करी है. Then we come to the theoretical aspect that we are talking about, and this theoretical aspect here means the aim of theoretical here is to know or to understand the theoretical disciplines such as mathematics as a natural sciences which require investigators who are not able to reason logically. अगर हम theoretical aspect की बात करते हैं जिस केवल हमारी थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं है, तो उसमें एम ऑफ थ्योरेटिकल इज टू अंडरस्टैंड और नो. और ये अनुशासन है मैथमेटिक्स से डील करता है, नेचुरल साइंसेस से करता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स उसको रीजन कर सकते हैं लॉजिकली, उसके पीछे का कारण समझ सकते हैं और उन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ सकते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी से डील करती हैं. But these objects of studies must possess at least, you can say, some kind of relation to the, you can say, relative permanence and uniformity. तो ये जो बात करी गई है relating to the uniformity, इसका अर्थ होता है कि एक समान सब में कहीं ना कहीं कोई समानता का होना, और ये जो उद्देश्य है that is leading to the theoretical aspect of you can say understanding level. तो इसमें ये पहला इनका रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट के पर्टेनिंग है. जब अरिस्टोटल के दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. एंड द एम ऑफ प्रैक्टिकल इज टू डू, और कोई भी चीज जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कहलाएगी. In contrast to the theoretical discipline, the practical disciplines are concerned with subject matter capable of change or alteration. जिस विषय में भी, जिस चीज में भी करने के बाद कुछ चेंज अगर करता है, कुछ परिवर्तन आता है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो naturally that is relating to the practical aspect as we talk about. So the productive thing that we say is the aim of the productive is to make or create, and the productive disciplines such as engineering, fine arts and applied arts
they require material that is even more malleable, you can say. और ये जो skills होती हैं इसको product, आपने theoretical aspect समझा, practical aspect समझा, हम productive में से deal कर रहे हैं. So that the aim of productive is to make or to create the productive disciplines such as engineering, fine arts and applied arts, which are required for the material that is even more malleable and the skills that are more, you can say, relating to specialized and distinctive aspects. जो एक particular area में ज़्यादा distinctive तरीके से, जैसे कि हम जिन अनुशासन की बात करते हैं किसी particular area में ले जाती हैं, जैसे कि engineering कर रहे हैं या fine arts कर रहे हैं या applied arts कर रहे हैं, तो ये उससे related है, इसलिए उसको deal करते हैं, तो वो productive level से deal करने की बात करते हैं. Then we come to the next classification of discipline, which is related to Biglin's classification of academic disciplines given in 1970. ये जो classification था, जिसके अनुसार अनुशासन को विभाजित किया गया था, that is in the early 1970s, Anthony Biglin carried out a study to investigate the faculty's judgment about similarities and differences between several academic fields. तो बिगलिन के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन जो कि बहुत अलग अलग तरह से डिसिप्लिन या अनुशासन से डील करता है, इट इज relating to the investigate the faculty's judgment about similarities, disciplines, भिन्न प्रकार के differences की बात करी गई है, कैसे उनमें परिवर्तन लाए जाते हैं, कैसे academic field से relate करते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या उनमें अंतर हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, और उन्होंने perceptions को classify किया है. और ये perceptions क्या हैं जिनको उन्होंने classification किया है, that is what we will talk about. So पहला है pure versus applied. Pure versus applied. Second is hard versus soft. Hard versus soft से मतलब है यहाँ पे जिसको आप कहते हैं paradigmatic versus non-paradigmatic disciplines. और ये वो हैं जो कि relate करती हैं different aspects को. फिर concerned with life systems versus those which are not concerned with life systems. जो आम जीवन के सिस्टम से रिलेटेड है, कंसर्न है, उससे डील करते हैं. देन वी कम टू वी विल डिस्कस द प्योर डिसिप्लिन वर्सेस अप्लाइड डिसिप्लिन बिफोर कमिंग टू द अप्लाइड वंस. सो प्योर डिसिप्लिन का क्या अर्थ है, प्योर डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? प्योर डिसिप्लिन इज स्टडीइंग अ डिसिप्लिन प्योरली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड नॉट फॉर इट्स एप्लीकेशन. अगर केवल आप ज्ञान के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन को पढ़ रहे हैं, वो प्योर डिसिप्लिन है. इट इज कंसिडर्ड एज प्योर डिसिप्लिन व्हेन वी आर टॉकिंग सिंपली अबाउट नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, नॉट फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन. देन वी कम टू, इसका एग्जाम्पल आपका मैथमेटिक्स है जो कि प्योर डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है. दूसरा हमारा आता है रिलेटिंग टू द pure disciplines refer to those disciplines that tend to towards fundamental research, the research which is in the temperament of different aspects relating to वो अनुशासन जो pure अपने research के purpose से हैं, केवल और केवल main stream के लिए हैं. There is systematic observation of phenomena which is solely for the discovering of unknown facts which may develop into theories. जो systematic observation है, जो phenomena से discuss कर रहे हैं for relating to different aspects जो later on किसी theory में convert हो जाते हैं. So the product of these discipline is some kind of new knowledge. किसी प्रकार के नए ज्ञान, नई जानकारी, नए तरीके के product की हम बात करते हैं, that is relating to the pure discipline. जब हम applied discipline की बात कर रहे हैं कि what is it relating to the applied discipline, you will find ये again this is somehow very different from pure discipline because applied discipline is as the आप समझ सकते हैं ये apply करने की बात करी जा रही है, तो it is as the phrase indicates in itself, it relates existing knowledge to real world situations. केवल
फ्रेज जो है वो एक पुरानी नॉलेज की बात नहीं हो रही है जो प्योर फॉर्म में है, बल्कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को आने वाले जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं उससे उन्हें जोड़ते हैं. सो दीज डिसिप्लिन्स मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बाय आर्टिकुलेटिंग द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस इन देयर फील्ड ऑफ स्टडी. और इनको आपस में जोड़ते हैं, इनके संबंध को ज्यादा रिलेटिव बनाते हैं. द अप्लाइड डिसिप्लिन्स आर यूज्ड फ्रॉम वन or more disciplines, you can say, as it's, you can very much say around us. हमारे चारों ओर जो अप्लाइड डिसिप्लिन होती है वो हमें दिखती है, समझ में आती है. आम जिंदगी में ज्ञान है वो आप पाते हैं, उसको सोल पर्पस एप्लीकेशन होता है ताकि आम जिंदगी में की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे निवारण किया जाए, उनके सोल्यूशंस निकाले जाए. सो फॉर एग्जांपल इन एजुकेशन वी कैन ड्रॉ knowledge from the foundation subjects such as philosophy, psychology, sociology and history. और हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा? That focus is mainly on you can say attention हमारी जो होगी वो ज्ञान पर होगी, knowledge पर होगी, to the field of education. और hence education is an applied discipline. आप education को applied discipline के अंतर्गत ले सकते हैं. Then we come to hard disciplines and soft disciplines. What is hard discipline and soft disciplines? It means some disciplines like philosophy, like you can say relating to physics, engineering, computing, chemistry, ये सब they tend to quantitative data which tends to be predictive and use experimental methods which are called as hard discipline. तो जो डिसिप्लिन्स जिसमें फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटिंग है, केमिस्ट्री है, all these you will find tend to quantitative data, जिसको कि हम प्रेडिक्टिव यूज से हम उसको जोड़ते हैं या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के तहत जोड़ते हैं, which are called as hard disciplines. Soft disciplines are those disciplines that rely on qualitative data, जो qualitative data से जुड़े रहते हैं. They generally do not use experimental methods and hence cannot make conclusive predictions such concerning the future. और इनके जो experimental methods हैं, जो जिनके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, वो conclusive predictions नहीं दे सकते हैं concerning the future. और आने वाले भविष्य में जिनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट डिसिप्लिन के लिए अगर हम बात करें तो जैसे लैंग्वेज है, लॉ है, एंथ्रोपोलॉजी है और एजुकेशन है, ये सॉफ्ट डिसिप्लिन के अंतर्गत आते हैं. और आप हार्ड डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो विषय जो कि जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. तो जो विषय हमारे जुड़े हैं अन्य चीजों से, जैसे कि कंसर्न विद द लाइफ स्टाइल्स, with the you can say life systems of education versus those which are not concerned with life systems, उनको हम कैसे जोड़ते हैं? तो academic disciplines like biology, psychology ये डील करते हैं लाइफ सिस्टम से या लिविंग बीइंग से, which are classified into one group. And academic disciplines such as physics, mathematics, geology that deal with inanimate objects are called and classified into another category. जिन चीजों को academic discipline से we are dealing with the biology and psychology और ये life system से deal करते हैं या living being से, क्योंकि आप सभी जानते हैं biology is the study of living science, psychology भी human mind की बात करती है. तो इनके साथ में जो संदर्भ में बात करी जाती है, they are classified into one group. और जो एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो जिसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, ये सभी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स से डील करते हैं. दे आर डीलिंग विद यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इनएनिमेट और लाइफलेस. सो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी चीज़ों की बात करी हमने, ये अलग अलग भिन्न प्रकार की एजुकेशन फिलोसफीज हैं. दीज आर रिलेटेड टू द डिसिप्लिन्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और इनके किस भागों में विभाजित किया गया है, ये इनके अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं. एंड वी होप
दैट इन चीज़ों को जब हम रिलेट करते हैं, ये डिफरेंट विषय, डिफरेंट अनुशासन जिनकी बात करी गई, उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, उनके आपस में रिलेशन एंड हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ग्रुप इज exceptionally important. So students, I hope that you have followed, you have understood these aspects of teaching learning. Thank you, dear students. I hope you have enjoyed the class and learned and understand these aspects. So anything pertaining to these aspects, if you find any problems, hope you will post the question to me. In case of any problem, सारे विषय अलग अलग तरह से विभाजित किए गए हैं, इनकी श्रेणियां अलग तरह से हैं, इनके अलग शाखाओं में विभाजित हैं, और इनको हम किसी भी क्राइटेरिया से डिस्कस करके बात कर सकते हैं. इट इज सिंपली डिपेंडेंस ऑन किसको किस फॉर्म में लिया गया. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल. Have a nice day.